जिसको अकाउंटिंग में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अकाउंटिंग में आता तो है लेकिन उनके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो चाहे कुछ भी नहीं आता हो या कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी को शुरू से वापस अच्छे से पढ़ना है, तो उनके लिए ये लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे उनकी फर्दर आगे स्टडी करने में। तो अकाउंट्स को हम शुरू से सीखेंगे और जितना हो सके इनको इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नॉर्मली अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस से रिलेटेड होती है। ओके, कोई भी व्यापार होता है ना, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार होते हैं, बहुत सारे व्यवहार होते हैं, है ना। तो उन बहुत सारे व्यवहार कौन कौन से होते हैं, जैसे सेल हो गया, कुछ बेचना हो गया, कुछ खरीदना हो गया, किसी को पैसे देने हो गए या किसी से पैसे लेने हो गए, या फिर एम्प्लॉय को सैलरी देना हो गया, है ना, या कोई रेंट का खर्चा हो गया, है ना। तो बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी कमाई, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, बहुत सारे व्यवहार एक बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर होती है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, उन सारे व्यवहारों को, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद में उनको, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके वर्ग बनाते हैं, है ना, उनकी अलग अलग क्लास बना देते हैं। जैसे स्कूल है ना, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हैं भाई, स्कूल में पढ़ते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन सबकी क्लास अलग होती है ना। कोई प्राइमरी का होता है, सेकेंडरी का होता है ना, हायर सेकेंडरी का होता है, तो अलग अलग क्लास होती है। और अगर 10th के बाद देखें तो आर्ट्स की अलग क्लास, साइंस की अलग होती है, और उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर अलग अलग पीरियड्स होते हैं। तो ये क्या है, ये स्कूल के बच्चों का पूरा क्लासिफिकेशन है। तो हम अकाउंटिंग में स्कूल के बच्चों का तो क्लासिफिकेशन नहीं करने वाले, बट वो जो ट्रांजेक्शन हैं जो एक बिजनेस के अंदर होते हैं उन सब का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। जैसे जो कैश में ट्रांजैक्शन है उनको अलग से रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन को अलग कर दिया, जो उधार वाले हैं, जो खर्चे हैं वो अलग, जो इनकम है वो अलग। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उसके अंदर हम उसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उसका वर्गीकरण कर देते हैं, और एंड में हम उससे जो है उनकी समरी बनाते हैं, उनको समराइज करते हैं, और उसके लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में हमें पता चलता है कि इस साल हमारे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लाभ हुई या हानि हुई, जो हमने साल भर मेहनत करी, व्यापार किया, उससे क्या हुआ। इसके अलावा हम ये पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वित्तीय स्थिति है, वो कैसी है ना। जैसे हर परिवार की एक फाइनेंशियल कंडीशन होती है ना, कुछ लोग होते हैं ना बोलते हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत अच्छी चल रही है, कुछ बोलते हैं अभी सर फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है ना। तो वही आर्थिक स्थिति, तो एक व्यापार की भी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, तो वो कैसी है वो पता किया जाता है बैलेंस शीट के थ्रू। तो वहां तक हम पहुंचते हैं। तो मेन अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर समझना आप, उसके अंदर क्या होता है, यहां पर मैं अगर कहीं बताऊं आपको, चलो यहां बताता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये बहुत लंबा चलेगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसके अंदर अकाउंटिंग का सारा इंट्रोडक्शन, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में हम जनरल एंट्रीज बनाना सीखेंगे, ठीक है। और जनरल एंट्रीज के बाद में हम लेजर बनाना सीखेंगे। मैं हिंदी में भी साथ साथ में बताऊंगा, है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जहां थ्योरी आएगी तो वो थ्योरी में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हिंदी में भी दे दूंगा। लेजर हो गया, फिर लेजर के बाद में साथ में सब्सिडरी बुक्स भी बन जाती है, सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाद में हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स, है ना। फाइनल अकाउंट में आपका आ जाएंगे 3 अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है।
और लास्ट में हम इनके कुछ एडजस्टमेंट होते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर, क्या होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट, समायोजन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जनरल को तो जनरल ही बोलते हैं, प्रविष्टियां बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेजर को बोलते हैं आपके खाता बही, खाता बही, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं तलपट, और इनको बोलते हैं अंतिम खाते। वो जब ये टॉपिक आएंगे तब मैं हिंदी में भी अच्छे से लिखाऊंगा, वैसे ज्यादा हिंदी में ध्यान नहीं रखना है बेटा, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा हिंदी में नहीं आते, और आप एग्जाम में भी इनको इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में ही ज्यादा बेहतर रहते हैं। ये सब हम करेंगे तब जाके हमारा पूरा अकाउंटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अकाउंटिंग का जो बेस है वो हमारा बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। ये करने के बाद में, ये सब कंप्लीट करने के बाद में आप अकाउंटिंग का कोई भी चैप्टर करेंगे ना तो कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब समझ में आ जाएगा आपको। आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यार इसकी जर्नल एंट्री क्या है, इसकी लेजर क्या होती थी, ट्रायल बैलेंस क्या होता था, फाइनल अकाउंट, वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी चैप्टर करो आप, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। कैसा ही हार्ड चैप्टर क्यों नहीं, वो समझ में आने लग जाता है, और अच्छे से समझ में आने लग जाता है अगर किसी बच्चे का ये सब कुछ क्लियर है। ओके, कितना क्लियर है कितना नहीं क्लियर है वो जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको खुद को ही पता लगता जाएगा। चलो जी, अब चलते हैं हम आगे, और थोड़ा सा थ्योरी से मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं। चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या है मीनिंग, क्या है अकाउंटिंग का, तो यहां पर जो लिखा हुआ है वही मैं आपको समझाता हूं। आपको अच्छे से दिख तो रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको इधर उधर करूं, मेरे को लग रहा है एंड में कुछ समस्या है ना, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। हाँ, क्या है मीनिंग, तो मीनिंग यहां हमको दे रखी है, किसने दी है हमको मीनिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग AICPA, ठीक है, ये कोई इंस्टीट्यूट है, उसने हमको ये मीनिंग दी है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्या ये याद रखना है, आपकी इच्छा, याद रखो नहीं रखो, लेकिन ये डेफिनेशन हमको इसने दी है, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो सीए करवाते हैं ना, वो कौन है पता है आपको, कौन सा इंस्टीट्यूट सीए करवाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। वहां पर भी एक ऐसा कैसा इंस्टीट्यूट बना हुआ है AICPA, ये वहां के लोगों को सीए करवाता है। इसने जो मीनिंग दी है वो क्या है, अकाउंटिंग एज द आर्ट। देखो थ्योरी को ऐसे करेंगे ना तो थ्योरी समझ में नहीं आएगी। आपको पता है, आप लोग बोलते होंगे कि सर ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही, थ्योरी सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, ये थ्योरी हटाओ सर, अजीब है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता है क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। देखो बेटा, कुछ लिखा होता है ना तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, एक माइंड के अंदर ये चीज हमेशा रखो, कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब उसका कुछ मतलब है। हमको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसमें जो शब्द लिखे हुए उनके बारे में हमको जानते नहीं है, या हम ध्यान नहीं दे पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो हम, वो है ना, मैंने बोला ना, ऐसे नहीं करना बेटा, समझना है क्या है ये। ओके, ठीक है। तो देखिए, इसने भी क्या बोला, अकाउंटिंग एज द आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है। अकाउंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखांकन। आर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कला, है ना। जैसे पेंटर के पास क्या कला होती है, पेंटिंग करने की। सिंगर के पास क्या कला होती है, सिंगिंग करने की। एक्टर के पास क्या कला होती है, एक्टिंग करने की। ऐसे कैसे अकाउंटेंट जो होता है उसके पास आर्ट होता है अकाउंटिंग करने का। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है। अच्छा, किस चीज का आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तीन चीजें करना, चीजों को क्या करना, रिकॉर्ड करना, मतलब उसको, उसका अभिलेखन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलेखन। ये डेफिनेशन वगैरह मैं हिंदी में दे दूंगा, ठीक है। अभिलेखन, उनको लिखना, रिकॉर्ड करना, और क्या करना, क्लासिफाई करना। जैसे मैंने अभी स्कूल का एग्जांपल दिया था, वर्गीकरण, क्लासिफाई मतलब वर्गीकरण। एंड समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब समरी बनाना, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, ठीक है भैया। आर्ट है, समझ में आ गया,
किसका आर्ट है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। ओके, क्या किया जाता है इसमें? रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइजिंग की जाती है, पर किसकी? आगे आ रहा है। और अच्छा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, मतलब कुछ लिखते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, फिर उनकी समरी तैयार करते हैं, बट किस चीज और कैसे करते हैं? इन सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मतलब बेहतरीन ढंग से, महत्वपूर्ण तरीके से। मैनर मतलब क्या होता है? ढंग। ऐसे कहीं भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर देना है, ऐसे कुछ भी क्लासिफाई नहीं कर देना है, ऐसे कोई भी समरी नहीं बना देनी है। एकदम सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, बहुत ही बेहतरीन ढंग के अंदर चीजों को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफिकेशन करना, उनको समराइज करना। दो तरह के स्टूडेंट ये लेक्चर देखेंगे। एक वो स्टूडेंट देखेंगे क्या है, थ्योरी है, छोड़ो ना, पता नहीं सर, फालतू थ्योरी रटाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। एक स्टूडेंट वो होंगे जो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, जो बातों को बड़ी ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे ना, उनको अकाउंटिंग की थ्योरी कभी थ्योरी लगेगी नहीं, उनको लगेगा यार ये तो सब प्रैक्टिकली होता है। ओके, तो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? एक आर्ट है जिसमें चीजों को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज, उनकी समरी बनाई जाती है बेहतरीन ढंग से, सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, एंड इन टर्म ऑफ मनी। अब आता है मेन। यहां देखो, जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उन सभी को रिकॉर्ड नहीं करना, उन सभी का क्लासिफिकेशन नहीं करना, उन सभी की समरी नहीं बनानी, उन सभी को बेहतरीन ढंग से रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज नहीं करना। कौन से ट्रांजैक्शन को लेना है, कौन से व्यवहार को लेना है, कौन से लेन देन को लेना है, सिंपल करेंगे तो लेन देन, बहुत सारे लेन देन होते हैं, सभी लेन देन को रिकॉर्ड नहीं करना, क्लासिफाई नहीं करना, समराइज नहीं करना। उन लेन देनों को, उन ट्रांजैक्शन को, उन व्यवहारों को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है बेहतरीन ढंग से, जिनको जिनको जिन ट्रांजैक्शन को, जिन लेन देनों को, जिन व्यवहारों को पैसों में मापा जा सकता, जिनको मनी में मेजर किया जा सकता, ऐसे सभी व्यवहारों को बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, जिनको मनी में मेजर किया जा सकता हो, जिनको पैसों में मापा जा सकता हो, जिनके अंदर वित्तीय कैरेक्टर हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर हो जिनके अंदर। तो आप बोलोगे सर बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको तो मनी में मेजर कर ही सकते हैं ना? नहीं कर सकते। मैंने, मेरे कर्मचारी है, मेरा एम्प्लॉय है, मैंने उसकी बहुत तारीफ कर ली, करो अब इसको मनी में मेजर कर लो। मेरा जो एम्प्लॉइज हैं यहां पर रखे हुए हैं, वो बड़े वफादार हैं, वो बड़े मेहनती हैं, वो बड़े बुद्धिमान हैं, क्या मनी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? नहीं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको मनी में ट्रांजैक्शन मापा नहीं जा सकता। जिस ट्रांजैक्शन को मनी में मापा जा सकता है उनको क्लासिफाई, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना बेहतरीन तरीके से, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अब ये ट्रांजैक्शन के बारे में क्या कह रहा है? वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इवेंट मतलब घटनाएं, और वो व्यवहार यानी कि लेन देन, which are in part of list one financial character, उन व्यवहारों को, उन ट्रांजैक्शन को मनी में मापा जाता है जिनमें कम से कम एक फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, मतलब जिनमें एक वित्तीय विशेषता हो, यानी कि जिनको मनी में मेजर किया जा सकता हो। फाइनेंशियल मतलब पैसों में मापा जा सकता हो। एंड उसके बाद उनको इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बाद जो आपको रिजल्ट निकलता है वो, यानी कि रिपोर्ट बनानी है, और रिपोर्ट जो है जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं उन तक पहुंचानी होती है। देखो, कोई भी काम क्यों किया जा सकता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई ना कोई उस काम के उपयोग करता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक पेन इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके बहुत सारे यूजर्स है। इनोवेशन, आविष्कार किसको बोलते हैं? अगर आप कोई एक प्रोडक्ट का इनोवेशन कर देते हैं, उसको बना देते हैं, आपने कुछ नई चीज बना दी, लेकिन वो कोई किसी के काम की नहीं, किसी के उपयोग में नहीं आ सकती, वो तो वो इनोवेशन नहीं, वो बेकार है। तो हर काम जो किया जाता है ना, उसके कोई ना कोई उपयोगकर्ता होते हैं, उनके यूजर्स होते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम अकाउंटिंग करते हैं उसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, आगे मैं बताऊंगा, उनको ये रिजल्ट सौंप दिया जाता है। ओके, तो ये था मीनिंग पूरा। अब आप बड़े अच्छे से लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके अंदर
जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, वित्तीय व्यवहार होते हैं, जिनको पैसों में मापा जा सकता है, मनी में मेजर किया जा सकता है, उनको बड़े बेहतरीन ढंग से सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर उनको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, उनकी समरी बनाई जाती है और उसके बाद जो भी उसके यूजर्स होते हैं उन तक उसको पहुंचाया जाता है। ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेफिनेशन, सिंपल। बताइए, आया समझ में? एक बार रिप्लाई करो। एक और नीचे डेफिनेशन दे रखी है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की, लेकिन एक ही बहुत है, ये भी वो सेम ही चीज रिपीट करेगा। अब आप लेखांकन की कोई भी, अकाउंटिंग की कोई भी डेफिनेशन, कोई भी परिभाषा देख लीजिए, चाहे किसी भी प्रोफेसर की, बट सब यही बोलेंगे जो यहां समझा दिया गया है। ठीक है, तो अब फर्दर आपको करने की जरूरत नहीं, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अकाउंटिंग जो होती है ना, उसमें कुछ उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग के अंदर हमको पढ़ना होता है। अकाउंटिंग में हमको, अगर अकाउंटिंग हमको सीखनी है तो कुछ डेफिनेशंस हमको अच्छे से आनी चाहिए। वो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक इवेंट कौन से होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं, उसके बाद हमें यह देखना चाहिए भी आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक इवेंट क्या क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है। फिर आता है मेजरमेंट, फिर आता है रिकॉर्डिंग, फिर आता है कम्युनिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और फिर हम इंटरेस्टेड यूजर कौन होते हैं इंफॉर्मेशन के, वो देखेंगे। कहने का मतलब समझना है, यहां मैं बता देता हूं आपको। कहने का मतलब ये होता है, एक बिजनेस के अंदर जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स होती है ना, इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट कौन सी होती है? जिनमें फाइनेंशियल करेक्टर होता है। फाइनेंशियल करेक्टर किस में होता है? ऐसी घटनाएं, ऐसी इवेंट, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको पैसों में मापा जा सकता है, वो इकोनॉमिक इवेंट है। हाँ, तो हमको क्या करना होता है? सबसे पहले ऐसे इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना होता है। अच्छा, ये वाला इवेंट जो है ना, हाँ, इसको पैसों में मापा जा सकता है, पहचान लिया। पहचानने के बाद में क्या करना होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब पैसों में मापा तो जा सकता है इस ट्रांजैक्शन को, इस व्यवहार को, लेकिन कितने पैसे, उसका मापन करना। उसके बाद उसको क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग। और उसके बाद क्या किया जाता है? कम्युनिकेशन। रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर कम्युनिकेशन। और ये सब कहां किया जाता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों किया जाता है? क्योंकि इन इंफॉर्मेशन के कोई ना कोई यूजर्स होते हैं। आपको पता है डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है? डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है? डेटा जो होता है ना, वो है घटनाएं, इवेंट, ट्रांजैक्शन, और जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो है इंफॉर्मेशन। डेटा यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल, और इंफॉर्मेशन मतलब फिनिश गुड्स, तैयार माल। इतना फर्क होता है। तो हम यहां क्या करते हैं, अकाउंटिंग आर्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, तो डेटा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं? बदल देते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं, एक एक करके करते हैं। सो क्या हुआ? अकाउंटिंग इज अ सिस्टम। अकाउंटिंग एक सिस्टम है, उसमें क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। किसको आइडेंटिफाई किया जाता है? ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको मनी के अंदर मेजर किया जाता है, जिसको पैसों में मापा जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई मतलब उनको पहचाना जाता है। आइडेंटिफाई मतलब क्या हो गया? उनको पहचाना जाता है। फिर उनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब उनको लिखा जाता है, अभिलेख किया जाता है। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किया जाता है, मतलब उसका संप्रेषण किया जाता है, वो डेटा भेजा जाता है आगे। और ये इंफॉर्मेशन जो भेजी जाती है कैसे होनी चाहिए? रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल। रेलेवेंट मतलब सफिशिएंट होनी चाहिए, रिलायबल मतलब विश्वसनीय होनी चाहिए, विश्वास योग्य होनी चाहिए, फर्जी नहीं होनी चाहिए। कंपेरेबल मतलब तुलनात्मक होनी चाहिए। अबाउट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी, और ये सब किससे रिलेटेड होना चाहिए? बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो ये छोटा सा था। अब आते हैं हम इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट को हिंदी में बोलते हैं वित्तीय घटनाएं, है ना? मैंने पहले ही बता दिया इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं? ऐसी घटनाएं, ऐसे इवेंट, ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे व्यवहार, ऐसे लेन देन जिसमें फाइनेंशियल करेक्टर होता है, जिसमें वित्तीय विशेषता होती है।
यानी कि जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, यानी कि जिसको पैसों में मापा जा सकता, वो इकोनॉमिक इवेंट होता है। अब आप चाहो पढ़ लो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी वित्तीय घटनाएं इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन सारे शामिल की जाते हैं विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म, यानी कि जिसको मुद्रा में, मुद्रा मतलब मनी में मापा जा सकता हो या मुद्रा में मापनीय हो, जिसको पैसों में मापा जा सकता हो, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन, ऐसे सारे इवेंट इकोनॉमिक इवेंट वित्तीय घटनाएं होती है। इफ एन इवेंट इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर नॉन एक्सटर्नल इवेंट। देखो इवेंट यानी कि घटनाएं यानी कि ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल इवेंट कौन से होते हैं? जो कंपनी, जो व्यापार और बाहरी लोगों के साथ में होती है, वो एक्सटर्नल इवेंट हो गए, बाहरी घटनाएं हो गई, बाहरी ट्रांजैक्शन हो गए, व्यवहार हो गए, लेन देन हो गए। और आंतरिक कौन से होते हैं? जो बिजनेस के अंदर होते हैं, इंटरनल होते हैं, जो कर्मचारियों से रिलेटेड वगैरह होती है, उनको इंटरनल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ओके, तो दो तरीके के इवेंट होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट वो होते हैं जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, पैसों में मापा जा सकता हो, और ये दो तरीके हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा सा हो गया, ओके, अब हटाते हैं इसको हम। ये हो गया इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। फिर आता है आपका आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। देखो मैंने बोला था सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको मनी में मापा जा सकता हो, उनको सिग्निफिकेंट मैनर, बेहतरीन तरीके से उनको क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है, उनको क्लासिफाई करना होता है, उनको समराइज करना होता है। लेकिन बेटा रिकॉर्ड करने से पहले भी कुछ करना होता है। रिकॉर्ड करने से पहले दो काम करने होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट। रिकॉर्ड करने से पहले पहचान तो लो, फिर उसके बाद उसको कितनी मुद्रा है, कितने पैसे का ये ट्रांजैक्शन है, कितने रुपए का है ये, वो मेजरमेंट तो कर लो, फिर रिकॉर्ड करो। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? इट मीन डिटरमाइन व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड, कौन से ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने, कौन से नहीं करने। आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग देज इवेंट दैट आर कंसीडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर। एक ही शब्द काफी है यार, इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। आइडेंटिफिकेशन किसको आइडेंटिफाई करेंगे? जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा, यानी कि जिसको पैसों में मापा जा सकता हो, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, पहचान के उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको आगे रिकॉर्ड करना है। लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले उनका मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट मतलब मापन, मापेंगे उनको। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, पहले पहचान करो फिर मापन करो। अच्छा, मापेंगे किस में? या रुपये में या पैसे में, है ना? रुपये अगर इंडिया में है तो रुपये या पैसे में, या जो भी जिस कंट्री के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहां की मुद्रा के अंदर, है ना? वहां के जो भी करेंसी है उसके अंदर उसका क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे, उसको माप लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर, एक बार जब किसी भी इकोनॉमिक इवेंट को क्या कर लिया जाता है? इकोनॉमिक इवेंट को एक बार जब पहचान लिया जाता है, एक बार जब उसको उसका माप कर लिया जाता है, उसको पैसों में माप लिया जाता है, उसके बाद उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कहां रिकॉर्ड किया जाता है? बुक्स के अंदर, जो पुस्तकें होती है, बुक्स होती है, उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, ठीक है। और रिकॉर्ड कैसे करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होता है ना? जैसे ये आज कौन सी डेट है? आज कौन सी डेट है? आज है 16, तो 16 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन हुए वो रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे 17 के होंगे, फिर 18 के होंगे, फिर 19। ऐसे नहीं कभी भी कुछ भी लिख दिया, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, फिर कम्युनिकेशन किया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है। भैया ये सब माथापड़ी क्यों करी है? क्योंकि इसको कम्युनिकेट करना है। किसके साथ कम्युनिकेट करना होता है? कि किसको भेजेंगे ये सारे रिकॉर्ड करने के बाद में? आगे के डिपार्टमेंट को भेजेंगे, जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं उनको भेजेंगे। डेली, वीकली, मंथली या क्वार्टरली भेजा जा सकता है। मतलब संप्रेषण करना होता है, इसको भेजना होता है, अपने पास रखना नहीं होता है।
सॉरी, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भी हम कर रहे हैं अकाउंटिंग, वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी ना किसी संगठन की करते हैं। ओके, अब ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके की होती है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ दे रखा है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हम जो यहाँ पर फाइनल अकाउंट बनाएंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बनाएंगे, एकल व्यापार। ठीक है, जितनी भी दुकानें आपको आसपास दिखती होगी जिसमें एक ही मालिक होता है, एकल व्यापार होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना। तो उसके लिए अकाउंटिंग कर सकते हैं। या फिर पार्टनरशिप बिजनेस, आपने पार्टनरशिप अपने बीकॉम के अंदर है भी, मैंने कंटेंट सेक्शन में पार्टनरशिप के बहुत सारे लेक्चर डाल रखे हैं, इंट्रोडक्शन से लगाकर डिसोल्यूशन तक। तो वो पार्टनरशिप की जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो भी अकाउंटिंग के जरिए करी जाती है, उसके लिए अकाउंटिंग की जाती है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनीज यानी कि एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है ना, उसमें भी हम अकाउंटिंग करते हैं। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली, एचयूएफ का बिजनेस जो होता है, ये भी एक फॉर्म है बिजनेस का, और एलएलपी भी होता है। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अकाउंटिंग कर ली, चलो उसके बाद हिसाब किताब पता चल गया कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस, उससे हमें यह पता चल गया कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वित्तीय स्थिति कैसी है, चलो पता चल गया, माना। फिर क्या करें, उसको भेजेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के भेजेंगे। किसको भेजेंगे, दो तरह के यूजर होते हैं, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर्स। आंतरिक उपयोगकर्ता, बाह्य उपयोगकर्ता, और वो इन इंफॉर्मेशन को देखते हैं, समझते हैं। ओके, जैसे इंटरनल यूजर कौन कौन से होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, बिजनेस यूनिट मैनेजर हो गया, प्लांट मैनेजर हो गया, स्टोर मैनेजर हो गया, लाइन सुपरवाइजर हो गया। ये जितने भी होते हैं ये इंटरनल यूजर होते हैं। इनको हर साल की रिपोर्ट चाहिए होती है ताकि ये पता उसको देख करके डिसीजन ले, निर्णय ले कि अब कंपनी में सुधार करना है, नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब। एक्सटर्नल यूजर में कौन आता है, शेयर होल्डर आ गए, अंशधारी। एक कंपनी के अंदर तो शेयर होल्डर होते हैं ना। अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने हो तो मैं ऐसे आंखें बंद करके खरीद लूंगा क्या, कोई भी नहीं खरीदेगा आंखें बंद करके। जो लोग खरीदते हैं बेवकूफ होते हैं, फिर पैसा डुबाते हैं और शेयर मार्केट को बदनाम करते हैं कि ये जुआ है, कि ये डर लगता है। घर वाले, आपने देखा होगा ना, शेयर मार्केट का नाम सुनते ही घर वाले कंप कभी छूट जाए, अरे क्या कर रहा है। पता है क्यों, क्योंकि आंखें बंद करके पैसा लगाते हैं। नहीं बेटा, शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आंखें बंद करके पैसा नहीं लगाना होता है। आपको उनकी जितनी भी अकाउंटिंग है, उनकी जो फाइनेंशियल, उनकी जो रिपोर्ट है, उनके जो फाइनल अकाउंट्स हैं, उनको अच्छे से चेक करना होता है। तो जो भी शेयर होल्डर होता है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वित्तीय विवरणों को, उसके अकाउंटिंग को, उसके फाइनल अकाउंट को देखता है। और वो भी 1 साल के नहीं, 3-4 साल के देखता है। फिर उसको लगता है कंपनी तो ग्रो कर रही है, फिर वो उसमें पैसा लगाता है। ओके, तो शेयर होल्डर्स भी जो है इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है इनको यूज करते हैं। क्रेडिटर्स करते हैं कि उधार माल दे या नहीं दे, बैंक करती है कि लोन दे या नहीं दे, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं लोन दे या नहीं दे, डिबेंचर होल्डर करते हैं कि इनके डिबेंचर खरीदे या नहीं खरीदे, उनको रखें या बेच दे। टैक्स अथॉरिटीज करती हैं, इनकम टैक्स भी चेक करता है, भैया टैक्स वगैरह दे रहे हो टाइम पे या क्या है तुम्हारा, दिखाओ प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। रेगुलेटरी एजेंसी करती है, स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी करते हैं। कस्टमर, ग्राहक भी करते हैं, एक्सेट्रा। तो ये यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, इनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए अकाउंटिंग की जाती है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग, क्यों अकाउंटिंग करें, कुछ उद्देश्य तो होंगे ना, ऐसे ही बैठे बैठे कर लेंगे क्या। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, कुछ तो उद्देश्य होगा। हाँ, कुछ बच्चों का उद्देश्य होता है कि डिग्री चाहिए उनको, इसलिए पढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी एक उद्देश्य है, लेकिन ये बहुत ही घटिया उद्देश्य है, निम्न दर्जे का उद्देश्य है। स्टडी करने का उद्देश्य क्या है, नंबर लाना, पास होना, बस। फिर तो वो डिग्री उस फाइल के अंदर ही रहेगी हमेशा, फिर बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। स्टडी करने का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ओनली डिग्री है, बहुत लिए हुए घूम रहे हैं। आप तो फिर भी बीकॉम कर रहे हैं, इंजीनियर भी घर पे बैठे हैं, बहुत सारे इंजीनियर घर पे बैठे हैं। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हमको जॉब दो। अरे तू इंजीनियर क्यों बना, फिर इंजीनियर का काम होता है कुछ नया इनोवेट करना, कुछ नई चीज निकालना, कुछ ऐसा कर देना जिससे कुछ नयापन आए, कुछ इनोवेशन हो जाए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाए, किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है इंजीनियर का। गवर्नमेंट जॉब मांगना काम नहीं होता इंजीनियर का। लेकिन घर पे बैठे जॉब मांग रहे, जॉब चाहिए साहब, इंजीनियर की डिग्री लेके आ गई, अचार डाल दे उसका।
है ना। तो बहुत सारे डिग्री तो बहुत सारे लोग लेके बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, और 10वीं पास भी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है बिजनेस का। फर्क क्या है, उसके पास डिग्री, उसके पास नॉलेज है। तो नॉलेज के लिए पढ़ना होता है, ज्ञान के लिए पढ़ना होता है। ओके, उससे फिर आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। अब वास्तव में कोई यहाँ नेत्र नहीं निकलेगा, आंख नहीं निकलेगी, मतलब आप बड़े लेवल पर सोच करके कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो नॉलेज बहुत जरूरी होता है। बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं, इंडिया को छोड़ करके जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, वहां के लोग डिग्री के पीछे थोड़ी भागते हैं। डिग्री तो ठीक है, वो तो आएगी, आ जाएगी, मेन होता है नॉलेज, इसलिए वो कुछ इनोवेटिव कर जाते हैं। ये उनकी ही देन है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप 2000, 5000, 3000, कोई 500, कोई 1000, कोई 200, कोई 300 किलोमीटर दूर बैठ के आप पढ़ पा रहे हैं लाइव, वो भी ये उनकी तो देन है। वो भी ऐसे ही बैठे रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब दे दो, तो कुछ नहीं होता। इंडिया के अंदर ये बहुत खराब चीज है ना। ओके, चलो, तो वो अलग चीज हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, हर काम को करने का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ उद्देश्य होगा। वो क्या उद्देश्य है? एज एन इंफॉर्मेटिव सिस्टम, दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड ग्रुप। इंटरेस्टेड ग्रुप कौन है? वही एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर, ये इंटरेस्टेड ग्रुप हो गया। उनको कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना? यूजफुल, उपयोगी सूचनाएं उनको उपलब्ध कराना, ये अकाउंटिंग का उद्देश्य है। टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स, ऐसी सूचनाएं जो उनके काम आए। मेरा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मैं केवल आपको पास कराना अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह इधर उधर के देख के आप पास हो जाओगे, डिग्री भी ले आओगे। मेरा ऑब्जेक्टिव वो नहीं। एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चा जो है उसको ऐसी उसके माइंड को इस तरीके से प्रभावित किया जा सके, उसको जो पढ़ाया जा सके वो प्रैक्टिकली इस तरीके से पढ़ाया जा सके कि वो अपनी लाइफ में उन चीजों का उपयोग में लाए उनको, और कुछ नया कर जाए, कुछ धमाकेदार कर जाए। ओके, तो ऐसे के ऐसे जो अकाउंटिंग है उसका क्या होता है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य? यूजफुल इंफॉर्मेशन, उपयोगी सूचनाएं जो सामने वाले के यूज आए, जो मैं ज्ञान दूं वो आपके यूज आए, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है। ओके, इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव और भी है, वो नॉर्मल है। नॉर्मल है वो क्या है? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, जो होते हैं, जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, उनको पहचानना, उनको मेजर करना, और उसके बाद में उनको अच्छे से रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उनकी देखरेख करना, उनको मेंटेन करना, उनका मेंटेनेंस करना, फिर कैलकुलेशन करना, प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी अकाउंटिंग का उद्देश्य। अकाउंटिंग कर रहे हो, ये भी बता दो प्रॉफिट हुआ या लॉस क्या हुआ, है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, वो भी बताना। ओके, और प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, और उसके अलावा जो उसके यूजर है उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग, इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है। यस,